फ्रेंड्स, मैं करीना जौहरन। और कल तक के हमारी वीडियो में हमने देखा था, हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पूरे पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है विलोपन अभिक्रिया के बारे में। और विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एल्किल हैलाइड। ये हमारा एक एल्किल हैलाइड है। अगर देखिए यहाँ पे वो KOH वाली बात है, जब हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण देखे थे तो मैंने आपको KOH के बारे में बताया था। और वहां पे क्या होता है, अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया KOH के साथ में करवाते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन मैंने वहां भी आपको बताया था कि यहाँ पे एल्कोहल, यहाँ पे जो KOH है वो कौन सा है, जलीय। इसीलिए हमें उत्पाद के रूप में ROH मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेते तो KOH ही है, लेकिन KOH कौन सा होगा, वो होगा एल्कोहल ही। और मैंने वहां बताया था, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, हमें उत्पाद के रूप में मिलती है एल्कीन। अब एल्कीन कैसे मिलती है, यहाँ पे HX जो होता है वो निष्कासित होगा, या हम बोल सकते हैं उसका विलोपन होगा। जब विलोपन होगा तो इसे हम बोल सकते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो ये है विलोपन अभिक्रिया। अब देखिए कैसे निकलता है विलोपन। जो होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो निकलता है वो ये है अल्फा स्थिति, ये है बीटा स्थिति। जहाँ पे जिस कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ है वो होगी अल्फा स्थिति, और उसके पास वाला जो कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन। इस पे CH2 है, तो देखिए मैं इस H को नीचे भी दर्शा सकती हूँ। ये CH है और यहाँ पे ये CH है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। मैंने बताया HX निकलेगा, यानी कि एक H निकलेगा, एक हेलोजन निकलेगा। तो यहाँ पे ये निष्कासित होगा, यहाँ पे बच गया CH। कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए उत्पाद में यहाँ पे द्विबंध लगाएंगे, ये बन गई ना एल्कीन। तो अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में एल्कीन मिलती है। देखिए ये हमारी बन गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गई एल्कीन। अब देखिए ये तो स्थिति हो गई कि ये जो हेलोजन जो है वो हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन एल्किल हैलाइड तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये CH3 है, ये CH है, यहाँ पे भी तो हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पे हो गया CH2, फिर आगे CH3, ये भी तो एक एल्किल हैलाइड ही है और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये। अब देखिए अगर इसकी क्रिया हम एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है। अब मैंने बताया हाइड्रोजन और हेलोजन का निष्कासन होगा, इसलिए इसे हम विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी बोल सकते हैं। मोस्ट बात है, हमें तो वैसे विलोपन अभिक्रिया ध्यान रखनी है। मैंने बताया हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा। अब मैं हेलोजन एक यहाँ से निकाल देती हूँ, ठीक। ये है अल्फा स्थिति, ये है बीटा स्थिति। अल्फा के यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, और उससे हाइड्रोजन निष्कासित होता है या विलोपित होता है। अब ये अल्फा है, इधर वाला कार्बन बिल्कुल पास वाला कार्बन है, बीटा हो गया। लेकिन इसके इधर वाला कार्बन भी तो इसके पास वाला कार्बन ही है, ये बीटा कार्बन है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसके पास वाला भी, ये भी बीटा कार्बन है। अब अगर मैं ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन निकालूं तो यहाँ पे द्विबंध आएगा, और अगर ये हेलोजन और ये बीटा स्थिति वाला हाइड्रोजन निकालूं तो यहाँ पे द्विबंध आएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे द्विबंध लगा है और कहाँ पे कौन सी एल्कीन ज्यादा स्थायी होगी। दो उत्पाद बन रहे हैं हमारे सामने, इसके लिए आए सेटजेब। तो सेटजेब ने क्या बताया कि अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं और हमें उत्पाद के रूप में एक से अधिक एल्कीन मिलती है। देखिए यहाँ पे हमें एक से अधिक एल्कीन मिल रही है, तो हमें एक से अधिक एल्कीन मिले तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में मिलती है जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज्यादा हो। अब देखिए प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज्यादा कैसे होगी, इसमें दो उत्पाद बन रहे हैं। मैं पहला उत्पाद बताती हूँ, नीचे लिख रही हूँ। ये अगर ये मैं निकालती हूँ, ठीक है, पहले ये निकालते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। ये है हमारा पहला उत्पाद, कार्बन की संयोजकता पूरी है। दूसरा उत्पाद मिलता है, अगर मैं ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन निकालती हूँ तो देखिए तो मुझे उत्पाद के रूप में मिलेगा CH3 का CH3 इधर रहेगा क्योंकि इस हाइड्रोजन को तो हमने काम में नहीं लिया, और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ये है हमारा पहला उत्पाद, ये है दूसरा उत्पाद। अब देखिए प्रतिस्थापी समूह, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर देखिए दोनों तरफ द्विबंध के दोनों तरफ इसमें ज्यादा प्रतिस्थापी समूह है, इसमें तो इधर एक ही है,
इधर दोनों बराबर है, ज्यादा है, तो ये हमें मुख्य उत्पाद के रूप में मिलती है 81%। और ये है हमारा मुख्य उत्पाद। यही बताता है SHF नियम कि अगर एक से अधिक एल्कीन बनती है तो वह एल्कीन हमें मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी जिसमें प्रतिस्थापित समूह की ज्यादा हो, प्रतिस्थापित समूह की संख्या ज्यादा हो। तो देखिए इसकी तुलना में यहाँ पे प्रतिस्थापित समूह की संख्या ज्यादा है, तो हमें यही एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी और यही है हमारे विलोपन अभिक्रिया। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे धातुओं से क्रिया। देखिए धातुएं जैसे सोडियम से देखेंगे, मैग्नीशियम से देखेंगे, हम जिंक से देखेंगे। आइए देखते हैं हमारा आगे का है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया सबसे पहले बहुत ही मोस्ट अभिक्रिया है, पिछली बार भी पूछी गई है, ब्रूटस अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड लेंगे, उसकी क्रिया सोडियम से करवाएंगे, उपस्थिति रखेंगे शुष्क ईथर की, हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा एल्केन। कैसे, ये ले लिया एल्किल हैलाइड, मैं लेती हूँ सोडियम। देखिए इसके भी दो लेंगे, सोडियम भी दो लेंगे, मैंने बताया उपस्थिति होगी शुष्क ईथर, ये हमने उपस्थिति रख दी शुष्क ईथर की, तो हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा एल्केन RR, और सह उत्पाद मिलेगा 2NaX। ये है ब्रूटस अभिक्रिया। ये है धातुओं से, यानी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया धातु सोडियम के साथ करवाएंगे तो हमें उत्पाद के रूप में मिलता है एल्केन RR। दूसरी देखते हैं, अगर मैं एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम के साथ में करवाती हूँ, दो ले लेती हूँ, तो मुझे उत्पाद के रूप में मिलता है RLI, शुष्क ईथर, उत्पाद मिल गया RLI, और सह उत्पाद मिलेगा LIX। अब देखिए इसमें अच्छी बात ये है, RLI जो होता है उसका अलग से नाम होता है, इसका नाम है कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक। तीसरी हम अभिक्रिया देखेंगे, वो देखेंगे एल्किल हैलाइड की जिंक के साथ। जिंक में अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक के साथ में करवाते हैं, Zn2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी दो ले लेते हैं, ईथर रखते हैं, शुष्क ईथर रखना है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति ले ली हमने, तो मुझे उत्पाद के रूप में मिलता है फ्रैंकलाइन अभिक्रम। फ्रैंकलाइन अभिक्रम में क्या होता है, ये होता है RZnR। देखिए दो लिए हैं RX, उत्पाद मिल गया RZnR, सह उत्पाद के रूप में मिलता है ZnX। तीन अभिक्रिया देख चुके हैं। चौथी अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से करवाते हैं, उत्पाद के रूप में मिलता है हमें RMgX, ग्रीनियर अभिकर्मक, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जब एल्कोहल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम एल्कोहल की विभाजन भी उसी से करेंगे, यानी कि RMgX से हम एल्कोहल भी बनाएंगे, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम एल्किल हैलाइड से RMgX कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये है एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया मैं करवाती हूँ मैग्नीशियम के साथ में, शुष्क ईथर, ये ले लिया मैंने शुष्क ईथर, तो मुझे उत्पाद के रूप में मिलेगा RMgX, जो कि है ग्रीनियर अभिकर्मक। और इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था ग्रीनियर को, ये बनाने के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं, ये है हमारी चौथी रिएक्शन धातुओं के साथ। पांचवी देखते हैं, अगर हम लेते हैं एल्किल हैलाइड की जगह लिखते हैं एथिल क्लोराइड, ये है C2H5Cl। हमें प्राप्त करना है टेट्रा एथिलेट TEL। देखिए धातुओं से एल्किल हैलाइड की क्रिया करके हम टेट्रा एथिलेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम लेते हैं एथिल क्लोराइड के 4 अणु, इसकी क्रिया करवाते हैं 4PBNA के साथ, तो उत्पाद के रूप में मिलता है टेट्रा एथिलेट। ये C2H5 4 और ये Pb, जो होता है TEL, यानी कि टेट्रा एथिलेट। अगर यहाँ पे हो TML यानी कि टेट्रा मेथिलेट, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा CS3। अगर हम CH3Cl के 4 अणुओं की क्रिया 4PBNA के साथ में करवाते हैं तो हमें TML मिलता है, यानी कि टेट्रा मेथिलेट मिलता है। बिल्कुल इसी तरह है
लेकिन हम अब यहाँ पे टेट्राएथिल लेयर देखते हैं और मुझे सह उत्पाद मिलेगा 1 pp हो चुका है, लेकिन हमारे पास तो 4 है तो 3 pp और ये 4 और ये 4 और सह उत्पाद के रूप में मिलेगा 4 PbNa। ये हो गई हमारी पांचों रिएक्शन। धातुओं के साथ हमने देख ली, हमने सोडियम की करवा दी, जिंक की करवा दी जिससे हमें मिला फ्रैगलेंट अभिकर्मक, सोडियम से करवाई शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें मिला Rr यानी कि एल्केन, और हमने करवाई थी लिथियम के साथ तो मिला कारक धात्विक यौगिक। अगर हम एल्किल प्रतिक्रिया मैग्नीशियम के साथ में करवाते हैं मिलता है ग्रिनियर अभिकर्मक, और अगर हम एथिल क्लोराइड की क्रिया 4PbNa के साथ में करवाते हैं तो मिलता है TeL। धातुओं से क्रिया कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं हम अपचयन, जो कि रासायनिक गुणधर्म का लास्ट पॉइंट है। अपचयन में क्या करते हैं, अगर हम एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं तो हमें मिलता है एल्केन। ये है एल्केन, ये अपचयन पूरा हो चुका है। इसके बाद में हम देखते हैं CH3X की, ये जो हमारा बंध है यानी कि एल्किल हैलाइड का ये जो बंध होता है इसकी प्रकृति क्या होता है वो देखिए क्या होती है। देखो वैसे तो CH3 जो X या फिर हम इसकी जगह Cl, ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं, मैं Cl मानती हूँ। तो इसकी वैसे तो ये सहसंयोजी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन क्या होता है कि ये ध्रुवीय हो जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है, ये है हमारा कार्बन, पाली हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, ये 2 3 ये है Cl, इससे जुड़ा हुआ है H, यहाँ पे भी H। अब देखिए कार्बन जो है उसके ये हैं, इनको हम ऐसे कर देते हैं, कार्बन जो है उसके असंकृत sp3 कक्षक इस CH3Cl बंध में भाग लेते हैं। यह है क्लोरीन, और क्लोरीन के कौन से 3p अर्धपूरित 3p कक्षक भाग लेते हैं इस बंध में। देखिए ये जो बंध बनता है वो बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये इधर इसकी जो संयोजकता है वो इस तरीके से पूरी हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी ऐसे हम CH3 भी मान सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे, वैसे ये बंध सहसंयोजी होता है। सहसंयोजी होगा मतलब कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन से बंध बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मध्य में रहेंगे। जब कार्बन को चाहिए कार्बन लेगा, क्लोरीन को चाहिए क्लोरीन लेगा। लेकिन होता क्या है, देखिए क्लोरीन यानी कि हेलोजन जो होता है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कार्बन को कुछ नहीं मिला तो इस पर जो होता है ये है इस तरीके से, तो इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। पहले भी 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके, 1 इलेक्ट्रॉन से इसने बंध बना लिया इलेक्ट्रॉन, वो भी इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लिए, तो इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। कमी हो गई, इसके पास आ जाएगा आंशिक धनावेश। तो ये क्या हो गया, पहले क्या था, प्राय ये बंध होता है सहसंयोजी, प्राय ये बंध सहसंयोजी होता है, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणता जो होती है वो कार्बन की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, और ये बंध जो होता है वो हो जाता है ध्रुवीय प्रकृति का। ये हो गया ध्रुव। बस यही है, इसे हमें ये डायग्राम एक बार पूछा भी गया है, इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा था, इसे इतना देखना है। मैंने जब बताया था कि हमें पाठ में पढ़ना क्या क्या है, इसके बाद में हमें पढ़ना है डाई हेलोजन ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो आइए पढ़ते हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई हेलोजन व्युत्पन्न, इसमें क्या होता है, 2 हेलोजन कार्बन श्रृंखला से एक साथ जुड़े हुए होंगे। वो कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं, ये है CH3, ये है CH, और इसी एक ही कार्बन पर दोनों CH जुड़े हुए, यानी कि हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हुए होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड। ये पहला है डाई हेलोजन व्युत्पन्न में। दूसरा देखते हैं, अगर ये दोनों हेलोजन पास पास के जो कार्बन होते हैं ना
कार्बन पर हो। कैसे? ये है CH2, CH2 यहाँ पे हो Cl, Cl, ये हो जाएगा विस डाइहैलाइड, या इसे हम सन्निध डाइहैलाइड या विस्टिल डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो होता है वो होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। उसमें क्या होता है, एक तो पहले कार्बन पर, कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसके पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ होगा और एक अंतिम कार्बन पर। कैसे? इस तरीके से, माने ये पहला कार्बन है, एक यहाँ पे होगा, ये अंतिम कार्बन है, एक यहाँ पे होगा। अगर हम ऐसे शुरू करें इसी तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक हेलोजन होगा पहले कार्बन पर, दूसरा होगा अंतिम कार्बन पर। इस तरीके से जो होता है वो होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब देखते हैं हम इनके विरचन की विधियां। तो सबसे पहले बनाते हैं जेम डाइहैलाइड। हमने पढ़ लिया जेम डाइहैलाइड क्या होता है, विस डाइहैलाइड क्या होता है और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होता है। अब देखते हैं जेम डाइहैलाइड को हम कैसे बना सकते हैं, यानी कि जेम डाइहैलाइड की विरचन की विधि। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं कार्बोनिल यौगिक, ये CH3 HO, ये है एसिटाल्डिहाइड, या हम एल्डिहाइड बोल सकते हैं सामान्य, ये है एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड की क्रिया करवाते हैं PCl5 के साथ तो हमें उत्पाद के रूप में मिलता है जेम डाइहैलाइड। कैसे? ये देखिए CH3 यहाँ पे है, ये है C, इधर H है, दो Cl हम अगर यहाँ पे जोड़ दें Cl, देखिए एक ही कार्बन पर दोनों Cl जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा जेम डाइहैलाइड, ये है जेम डाइहैलाइड। ठीक है, ये है पहली विधि। दूसरी हम कैसे बना सकते हैं, हम लेते हैं एल्काइन। मैंने बताया था जब त्रिबंध हो वो होता है एल्काइन, द्विबंध एल्कीन, और एल्कीन सिंगल बंध में होता ही है। दूसरी अभिक्रिया, अब क्या करें, एल्काइन से हम वो कैसे बनाएंगे, हम एक काम करते हैं, हम इसकी क्रिया करवाते हैं 2HCl के साथ, Hb2 Clb2। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए CS तो है, अगर इससे ले ले हम 2, ये हो जाएगा CH3, सिंगल बंध हो गया ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमारे पास आ गए। यहाँ पर त्रिबंध था, अगर इन दोनों हाइड्रोजन की जगह हम इस कार्बन पर ऐसे 2 हाइड्रोजन जोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमने लिए 2, तो हम उत्पाद में क्या करेंगे, ये तो है हमारा एल्काइन, उसकी क्रिया हम करवाएंगे 2HCl के साथ में, तो उत्पाद के रूप में मिलेगा CH3 CH Cl और Cl। बस हमारी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसमें 2 विधियां दे रखी है जेम डाइहैलाइड के विरचन की। आगे हम देखते हैं विस डाइहैलाइड का विरचन हम कैसे करेंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम विस डाइहैलाइड बनाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल से। हमें बनाना है विस डाइहैलाइड। पहली विधि देखते हैं, हम लेते हैं ये एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल हम पढ़ेंगे अल्कोहल, यानी कि ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग बस में हम पढ़ेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। CH2 दोनों पर जुड़े हुए हैं 2 OH, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। अब अगर एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया हम PCl5 के साथ में करवाते हैं, और जेम डाइहैलाइड में हमने क्या किया था, अगर कार्बोनिल यौगिक की क्रिया यानी हम सामान्यतः एल्डिहाइड बोल सकते हैं, वहां पे हम एल्केन, वहां पे हमने ऐसे लिया था CH3 CHO, इसकी जगह यहाँ पे हम R लेके भी कर सकते हैं। कार्बोनिल यौगिक है, सामान्यतः एल्डिहाइड बोल सकते हैं ऐसे। अब देखिए हमें बनाना है विस डाइहैलाइड। एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं, क्रिया करवाते हैं PCl5 के साथ में, कोई कमी वाली बात ही नहीं है, ये दोनों CH2 यहाँ पे जोड़ देते हैं Cl। मैंने बताया विस डाइहैलाइड में दोनों पास वाले कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ होगा। आप देख सकते हैं CH2 Cl और Cl दोनों पर जुड़ा हुआ है, वो है विस डाइहैलाइड। या हम IUPAC नाम देखें तो 1,2 डाइक्लोरोएथिन IUPAC नाम है इसका। दूसरी विधि देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये लेते हैं हम एल्कीन CH2 इसकी क्रिया हम करवाते हैं Cl2 के साथ में, लेकिन इसमें उपस्थिति देखनी होगी। उपस्थिति हम लेते हैं CCl4, उत्पाद मिलेगा CH2 Cl, ये भी विस डाइहैलाइड। देखिए बन गया CH2। हम लेते हैं एल्कीन की क्रिया करवाते हैं Cl2 के साथ में, उपस्थिति रखेंगे CCl4, बनेगा विस डाइहैलाइड। इसके बाद में बनाते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। वो कैसे बनाएंगे,
इसके लिए हम एडीपी का मिलके सिल्वर लवण लेंगे और उसकी क्रिया हमने वो देखी थी ना, हुंस डिकर अभिक्रिया, उसी की तरह इसे बनाना है। ये है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इसे कैसे बनाएंगे, एक ही विधि है, एक ही तरीके से बनाना है इसे। ये लेते हैं CH2, इधर भी CH2, यहाँ पे होगा COOAG, ये है एडीपी का अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया अगर मैं 2Br2 के साथ में करवाऊं, उपस्थिति रखनी होगी CCl4, तो उत्पाद में नीचे बना देती हूं। तो उत्पाद के रूप में मिलता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। कैसे, एक तो हेलोजन होगा पहले कार्बन पर, दूसरा होगा अंतिम कार्बन पर। ये देखिए 1 2 3 4, उधर से गिनती करते हैं, एक है पहले कार्बन पर, एक है अंतिम कार्बन पर। सह उत्पाद मिलेगा 2CO2 और 2AgBr। इस तरीके से ये हमारी अल्फा डाई ओमेगा हैलाइड इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखते हैं हम उनके गुणधर्म। सबसे पहले इन तीनों में आता है इनके भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म बिल्कुल नॉर्मल है, रंगीन होते हैं, मधुर गंध युक्त होते हैं, बिल्कुल 3-4 लाइनें, कोई नहीं पूछता इनमें से सवाल। इसके बाद में आता है रासायनिक गुणधर्म। 3 देखने, एक देखना है हमें जल अपघटन, दूसरा देखना विहाइड्रोहेलोजनीकरण और तीसरा हम देखेंगे सिर्फ विहेलोजनीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं हम जल अपघटन और विहाइड्रोहेलोजनीकरण हम सिर्फ जेम और विस का ही देखेंगे, और जो विहेलोजनीकरण है वो हम तीनों का देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जल अपघटन। इसमें क्या होता है, लेते हैं हम जेम डाइहैलाइड, ले लिया CH3CH, Cl और Cl। इसकी क्रिया करवाऊंगी KOH। यहाँ पे भी KOH का बहुत बड़ा ऐसे खतरा है, यहाँ पे KOH लेंगे, जल अपघटन करना है यानी कि जलीय। ये KOH होगा जलीय, तभी हमें जल अपघटन का उत्पाद मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये जो CH3CH, ये जो दोनों Cl है वहां पे जुड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। अब क्या करें, हम क्या करते हैं, हम यहाँ में इस उत्पाद में से H2O निकाल देते हैं। ये H और ये O, ये H2O का अणु निकाल देते हैं। तो हमें उत्पाद के रूप में मिलता है CH3CHO, यानी कि एल्डिहाइड। जब हम जेम डाइहैलाइड का जल अपघटन करवाते हैं जलीय KOH के माध्यम से, तो हमें उत्पाद के रूप में मिलता है एल्डिहाइड। विस डाइहैलाइड में क्या होगा, विस डाइहैलाइड का तो बहुत इजी होगा, ये ले लिया CH2 Cl और Cl। इसका अगर करवाते हैं KOH जलीय के साथ में जल अपघटन, उत्पाद में मिलेगा एथिलीन ग्लाइकोल। बस दोनों क्लोरीन की जगह 2 OH जोड़ देंगे, उत्पाद मिल जाएगा CH2, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। ये है एथिलीन ग्लाइकोल। ये हमारा जल अपघटन हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। उसमें क्या होता है, अभिक्रिया तो KOH के साथ में ही करवाएंगे, लेकिन KOH लेंगे अल्कोहलिक। उससे क्या होगा, ये भी सिर्फ हम जेम और विस का ही देखेंगे। देखिए ये लेते हैं जेम डाइहैलाइड, Cl और Cl, अभिक्रिया करवाएंगे KOH के साथ, KOH होगा अल्कोहलिक, उत्पाद मिलेगा एल्काइन, सह उत्पाद मिलेगा 2HCl। इसी तरह से ये जेम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड में क्या होगा, जल अपघटन नहीं, ये है विहाइड्रोहेलोजनीकरण, CH2 Cl और Cl। जल अपघटन नहीं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण करवाएंगे, KOH लेंगे, KOH होगा अल्कोहलिक, उत्पाद मिलेगा वही एल्काइन मिलेगा, सह उत्पाद के रूप में मिलता है 2HCl। इसके बाद में हमने देख लिया जल अपघटन देख लिया, ये हो गया विहाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी कि यहाँ पे हेलोजनीकरण, हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा।
वी हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब ही है। तो देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, Cl हेलोजन भी निकल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। अब देखते हैं वी हेलोजनीकरण, उसमें क्या होता है। इसमें हम तीनों का देखेंगे, जेम का भी देखेंगे, विस का भी देखेंगे और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का भी देखेंगे। देखते हैं वी हेलोजनीकरण। ये देखने से पहले हम एक बात ध्यान रखते हैं, इसमें हम अगर इसमें क्या करेंगे, तीनों की क्रिया Zn के साथ में करवाएंगे, हेलोजन निकलेगा और हमें मिलेगी एल्कीन। कैसे, लेकिन पहले ये देखते हैं, अगर जेम डाइहैलाइड का करवाते हैं वी हेलोजनीकरण, जिंक के साथ में क्रिया करवाते हैं, तो इसमें जितने कार्बन होते हैं ना, उससे डबल कार्बन वाला एल्कीन प्राप्त होता है। विस का करवाते हैं, समान कार्बन वाला एल्कीन प्राप्त होगा। और अगर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का वी हेलोजनीकरण करवाएं तो हमें मिलता है साइक्लोएल्केन। अब देखिए ये कैसे, सबसे पहले देखते हैं जेम का। ये ले लिया मैंने CH3, CH, Cl और Cl। यहां पे मैं लेती हूं 2Zn। मैं इसके दो अणु ले लेती हूं जेम के, जेम डाइहैलाइड के, CH3, CH, Cl और Cl। उत्पाद मुझे मिलेगा, देखिए मैंने बोला दुगुनी कार्बन संख्या वाली एल्कीन मिलेगी। कैसे, ये CH3, CH द्विबंध CH और CH3 एल्कीन है, दो है, 4 कार्बन संख्या वाली एल्कीन मिल रही है, डबल संख्या है। ये हमने देख लिया जेम डाइहैलाइड का वी हेलोजनीकरण। अब देखते हैं विस डाइहैलाइड का वी हेलोजनीकरण। मैंने बताया समान कार्बन संख्या वाली हमें एल्कीन मिलेगी। कैसे, ये ले लिया CH2, Cl और Cl। क्या है, विस डाइहैलाइड है, क्रिया करवा देंगे Zn के साथ में, और यहाँ पे उत्पाद हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने बताया था विस डाइहैलाइड का वी हेलोजनीकरण करवाएं, यानी कि जिंक के साथ में क्रिया करवाएं, समान कार्बन संख्या वाली हमें मिलती है एल्कीन, सह उत्पाद मिलेगा ZnCl। बात करें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की, तो मैं बता रही हूं अगर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का वी हेलोजनीकरण करवाएं तो हमें उत्पाद के रूप में साइक्लोएल्केन मिलता है। कैसे, देखिए ये मैं लेती हूं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, CH2 यहाँ पे Cl, ये है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी क्रिया करवाती हूँ Zn के साथ। ठीक है, जिंक है, उत्पाद मुझे मिलेगा साइक्लोएल्केन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यानी कि हमें मिलेगा साइक्लोपेंटेन। कैसे, वी हेलोजनीकरण करना है, यानी कि हेलोजन को निकालना है, पहले हेलोजन ही निकाल देते हैं ना। यहाँ पे सह उत्पाद मिल जाएगा ZnCl2 और ये हमारी बाकी रह जाती है साइक्लोपेंटेन। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन क्योंकि 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन। ये हमारे जो डाइहेलोजन व्युत्पन्न है, इसके रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में आता है ट्राइहेलोजन व्युत्पन्न। धन्यवाद, जो हम कल पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।